जब कुवैती दिनार को इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में, तब एक कुवैती दिनार की वैल्यू थी 13.33 और आज के समय में एक कुवैती दिनार की वैल्यू है 245 इंडियन रुपीज़। लगभग दुनिया की सारी कंट्री जो है अपने करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे रखती है, लेकिन आज भी कुवैत और बाकी के गल्फ़ कंट्रीज अपने करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे रखे हैं। और वो ऑयल के एक्सपोर्ट से इतना पैसा कमाती है कि वहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे करेंसी कुवैती दिनार के बारे में। कैसे कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई और कैसे किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है डिसाइड की जाती है। हालांकि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, 1959 से पहले की बात करें, तो कुवैत में इंडियन करेंसी का ही यूज़ किया जाता था। जो इंडियन रुपीज़ इंडिया में यूज़ होता है वही सेम करेंसी कुवैत में भी यूज़ होती थी। तो आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे दो कंट्री जो है एक ही करेंसी का यूज़ करती थी, क्यों कुवैत जो है इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर रही थी। तो इसको समझने के लिए हमें कुवैत की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। लगभग 200 से भी अधिक सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्शियन गल्फ एरिया पर जो है राज चल रहा था और ठीक उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया पर भी शासन कर रही थी। तो उस समय कुवैत की इकोनॉमी जो है बहुत ही छोटी थी और कुवैत खुद में ही जो है बहुत छोटा कंट्री है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कुवैत जैसी छोटी कंट्री के लिए एक नया करेंसी बनाने से अच्छा तो यही होगा कि जो करेंसी इंडिया में यूज होती है वही सेम करेंसी वो कुवैत के लिए यूज़ करे। इसलिए सेम करेंसी जो इंडिया में यूज हो रही थी वही करेंसी को कुवैत में यूज़ किया गया। जब इंडिया और कुवैत दोनों ही जगह पर इंडियन रुपीज़ का यूज हो रहा था, तो बाद में फिर क्यों कुवैत ने इंडियन रुपीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई थी अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुवैत को जो है परमिशन दे के रखी थी कि वो इंडियन रुपीज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1959 होते होते इंडिया ने ये देखा कि इंडिया में गोल्ड की स्मगलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी। गोल्ड स्मगलर गल्फ़ कंट्रीज़ और कुवैत से गोल्ड को लेकर आते थे और इंडिया में स्मगल करते थे और फिर वो इंडियन रुपीज़ को ले जाकर उन दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ में दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। तो इसकी वजह से इंडिया ने ये देखा कि भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इससे इम्पैक्ट हो रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वो इंडियन रुपीज़ को यूज़ करने की परमिशन जो है बंद कर देंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने गल्फ़ कंट्रीज़ और कुवैत के लिए गल्फ़ रुपीज़ लेकर आई और फिर 1959 से गल्फ़ रुपीज़ कुवैत में यूज़ होने लगी। 1959 से 1966 तक कुवैत में गल्फ़ रुपीज़ यूज़ किया जाता था और 1966 के बाद गल्फ़ रुपीज़ को बंद कर दिया गया कुवैत में, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ जो भी थी उन्होंने खुद की करेंसी बना ली थी। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि 1966 तक इंडिया को जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर करना पड़ा था और इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया था और इसी की वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ ने अपनी खुद की करेंसी बना ली थी और 1966 के बाद गल्फ़ रुपीज़ का सर्कुलेशन गल्फ़ कंट्रीज़ में बंद हो गई थी। 1961 में कुवैत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी और आज़ादी की ठीक एक साल पहले ही कुवैत ने अपनी खुद की करेंसी बना ली थी कुवैती दिनार और उस समय एक कुवैती दिनार की वैल्यू रखी गई थी 13.33 INR। हालांकि कुवैत में ऑयल की जो है क्रूड ऑयल की खोज 1930 में ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था जिसकी वजह से कुवैत अपनी ऑयल को जो है दूसरे कंट्रीज़ को बेच नहीं पाई थी और जब उसे ब्रिटिशर से आज़ादी मिल गई तो उसके बाद काफ़ी बड़े मात्रा में कुवैत ने जो है ऑयल के एक्सपोर्ट को करना शुरू किया और 1970 होते होते कुवैत जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरी थी अपने गल्फ़ एरिया में। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुवैती दिनार जो है इतनी महंगी करेंसी बन गई। जब कुवैती दिनार को इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में, तब एक कुवैती दिनार की वैल्यू थी 13.33 और आज के समय में एक कुवैती दिनार की वैल्यू है 245 इंडियन रुपीज़। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक्सचेंज रेट को समझते हैं। बेसिकली 3 तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन फिक्स्ड प्लस फ्लोटिंग, जिसे कि मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आप अपने करेंसी को किसी दूसरे करेंसी के साथ उसका एक्सचेंज रेट जो है फिक्स कर देते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपकी करेंसी की वैल्यू मार्केट के जो सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है और आपकी करेंसी की वैल्यू जो है कम ज़्यादा होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और हाइब्रिड जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपकी करेंसी का कुछ पार्ट जो है
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है और आपका कुछ पार्ट जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होती है। तो इसे हाइब्रिड एक्सचेंज रेट कहते हैं। लगभग दुनिया की सारी कंट्री जो है अपने करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे रखती है, लेकिन आज भी कुवैत और बाकी के गल्फ़ कंट्रीज अपने करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे रखे हैं। तो हम सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सबसे पहला डिसएडवांटेज है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से ये मतलब होता है कि एज अ सेलर जब आप अपने कोई गुड्स और सर्विस को दूसरे कंट्रीज़ में सेल करते हैं तो आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की सही कीमत जो है मिल पाएगी कि नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने से जो है थोड़ा खुद को रोकती है, क्योंकि उन्हें भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि जो फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे दूसरे कंट्री में या फिर किसी कंट्री से आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका एक्चुअल रिटर्न आपको मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो है करेंसी की वैल्यू डेली बेस पे चेंज होती रहती है। तीसरा डिसएडवांटेज है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन की वजह से ये होता है कि जैसे कि डेली बेस पे करेंसी की वैल्यू जो है कम ज़्यादा हो रही है और लोग फिर स्पेकुलेट करते हैं कि अरे आज करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, और ये स्पेकुलेशन की वजह से और करेंसी जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करती है ऊपर और नीचे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है या फिर आपके कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है तो उस समय जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा या घटा सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में करेंसी के फ़्लो को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। और इस तरीके से जो है रिजर्व बैंक जो होती है किसी बैंक की, जिसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं, वो अपने कंट्री के इकोनॉमी को जो है कंट्रोल करती है। और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इतना बड़ा एडवांटेज होने के बाद भी कुवैत अपनी करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे क्यों रखी है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुवैत की इकोनॉमी काफ़ी हद तक ऑयल पे डिपेंड करती है। अगर वो अपने करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे रखेंगे तो इससे ये होगा कि मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस करेंसी की वैल्यू को ऊपर और नीचे करेगी, और दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमी जो है ऑयल पे डिपेंड है, जो कि काफ़ी वोलाटाइल होता है उसका प्राइस। दूसरी तरफ ऑयल की प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। तो आप दोनों को कंबाइन कर दे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन और ऑयल प्राइस का वॉलेटिलिटी, इसकी वजह से उन कंट्री की जो करेंसी है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। इसी वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ और कुवैत ने जो है अपनी कंट्री के करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे रखा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डिसएडवांटेज से बचने के लिए कुवैत ने सबसे अच्छी बात ये की है कि उन्होंने अपनी करेंसी को किसी एक करेंसी के साथ पेग करके नहीं रखा है, उन्होंने बास्केट ऑफ करेंसी के साथ उसको फिक्स करके रखा है। बास्केट ऑफ करेंसी का ये मतलब है कि उन्होंने अपने करेंसी को दो या फिर दो से अधिक करेंसी के साथ पेग करके रखा है, जिसमें कि कुछ पोर्शन यूएस डॉलर का होता है, कुछ पाउंड्स होते हैं, कुछ यूरो होते हैं और भी दूसरे करेंसी। तो 1975 से 2003 तक कुवैत की करेंसी जो है बास्केट ऑफ करेंसी के साथ पेग थी, और 2003 से 2007 तक उन्होंने सिर्फ यूएस डॉलर के साथ पेग करके रखा था, और 2007 के बाद वापस उन्होंने एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ अपने दिनार को पेग करके रखा है। तो अब हम ये समझते हैं कि कुवैती दिनार क्यों इतनी महंगी हो गई। किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब मार्केट में उसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक उसी तरह कुवैती दिनार का इतना महंगा होने का रीज़न यही है कि मार्केट में कुवैती दिनार की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुवैत के पास पूरे वर्ल्ड का 10% ऑयल रिज़र्व है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। कुवैत बहुत ही छोटा कंट्री है, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 4.1 मिलियन है, यानी कि सिर्फ 41 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, और उनके पास पूरे वर्ल्ड का 10% ऑयल रिज़र्व है, जिसकी वजह से कुवैती दिनार की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। कुवैत के जीडीपी में 75% कंट्रीब्यूशन उनके ऑयल इंडस्ट्री का है। ऑयल के एक्सपोर्ट से जो भी पैसा कमाती है उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है कुवैत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, और वो ऑयल के एक्सपोर्ट से इतना पैसा कमाती है कि वहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर करके कुवैत ने बहुत सारा फॉरेन रिजर्व जो इकट्ठा करके रखा है, और यही सब कारण है जिसकी वजह से कुवैती दिनार जो है आज दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।